हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम इस समय आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, यानी कि ज्योमेट्री का आज पार्ट नंबर कौन सा है? 5 है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ एक घंटी बनी होगी बगल में, उसको जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई वीडियो छूट ना पाए, ताकि आप हर परीक्षा के खोपड़ी में छेद कर ले जाएँ। तो ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे किसी भी कोई क्लास में हो, बेसिक क्लासेस में हो या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, बड़ी से बड़ी परीक्षा तैयारी कर रहा हो, छोटी छोटी परीक्षा तैयारी कर रहा हो, सबके लिए वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। और हम आज 5वां पार्ट पढ़ा रहे हैं। तो 4 पार्ट तो हम पढ़ा चुके हैं, जाकर उसको आप लोग देखिए, उस पार्ट को, हर पार्ट को, और अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यानी कि 5वां पार्ट देखने से पहले आप उन 4 पार्ट को जरूर देख लें, क्योंकि हमने उसमें ज्योमेट्री को एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया, एकदम जीरो लेवल से। जिस ज्योमेट्री को आपको आज तक कहीं नहीं देखने को मिला होगा, जीरो लेवल से इतना स्टार्ट कोई नहीं किया होगा, उस तरीके से हमने इसको स्टार्ट किया है। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा मोटिवेट कर देते हैं। सपने वो नहीं होते हैं, सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाएं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही न दें। सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही न दें। उठो जागो और तब तक न रुको, उठो जागो और तब तक न रुको, जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो, जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न करो। अरे सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहाँ बैठोगे वहीं सिंहासन बन जाएगा, तुम जहाँ बैठोगे वहीं सिंहासन बन जाएगा। करत करत अभ्यास की जड़ मत हो सुजान, करत करत अभ्यास की जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। जिस प्रकार रस्सी के बार बार आने जाने से, जिस प्रकार रस्सी के बार बार आने जाने से सिल पर, यानी कि कुआं का जो सिल होता है, पत्थर होता है, उस पर निशान पड़ जाता है। सोचो रस्सी कितना मुलायम होती है, लेकिन कुएं की सिल यानी कि पत्थर पर निशान बना देती है। ठीक उसी प्रकार अगर आप लोग अपने आप को बार बार मेहनत करेंगे, बार बार घिसेंगे, तो आप भी एक दिन हमेशा क्या, विद्वान बन जाएंगे। आप पसीना बहाने सीख लीजिए, आप पसीना बहाना आप सीख लीजिए, पसीने से मत डरिए। जितना पसीना आप बहाएंगे वो पसीना सिर्फ आपके हमेशा काम देगा, हमेशा आपको काम देगा पसीना आपका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं आपको इतने अच्छे तरीके से इसको बता दूंगा कि भी आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं इसका यूज बताऊंगा क्वेश्चन में कैसे होगा सब कुछ। लेकिन आप लोग वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपका भी भला हो और दूसरे का भी भला हो साथ साथ में। देखिए ध्यान से, हम लोग इस समय लाइन एंड एंगल यानी कि रेखा और कोण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं इसमें? लाइन एंड एंगल यानी कि रेखा और कोण पढ़ रहे हैं। उसका हमारा आज कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 5 है। तो 4 पार्ट जाके पीछे देखिए, तब इसको देखिए, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नहीं तो आप लोग को एकदम दिमाग से उड़ जाएगा, तो फिर कहेंगे सारा आप कैसे किस तरीके पढ़ाते हैं, समझ नहीं आता। और ये चीज़ होगा हर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी यूपी टेट का पेपर होने वाला है, नेपाल का भी पेपर होने वाला है, सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए विचार करते हैं वीडियो को। आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक क्या है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन, जब दो समांतर रेखा मतलब होता है पैरेलल लाइन। समांतर रेखा मतलब क्या होती है? पैरेलल लाइन। अभी बताएंगे आपको समांतर रेखा होती क्या है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन इसको बोलते हैं हम लोग, तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन। नाम से लग रहा है कि तिरछी लाइन होगी ये। त्रिय रेखा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करे, मतलब उसको काटती हो, प्रतिच्छेद करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, तो उनके बीच संबंध ज्ञात करना। यानी कि इसमें 2 पैरेलल लाइन होगी। अगर 2 पैरेलल लाइन होगी और उसको एक त्रिय रेखा काट रही होगी, तभी इसके बीच में कुछ संबंध बनेंगे। उस संबंध को हम जानेंगे किस तरीके से, कितने एंगल कैसे बनते हैं, सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। अब देखिए ध्यान से, अब आपको पहले बता दें, एक शब्द यहाँ पे आया है समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन होती क्या है, समांतर रेखा होती क्या है? अगर हम बोलें कि 2 लाइन ऐसे खींची गई, मानते हैं हमारे पास क्या है, 2 लाइन, मतलब ये देखो समांतर रेखा आपकी है। हमारी समांतर रेखा पहली क्या है? M है, और दूसरी क्या है? N है। इसको हम कह रहे हैं कि समांतर रेखा है, यानी कि पैरेलल लाइन है। कहने मतलब होगा समांतर रेखा वो रेखा होती है, इनके बीच की गैपिंग जो होगी, मतलब जहाँ तक रेखा चलेगी उसके बीच की हमेशा गैपिंग क्या होगी? बराबर होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 होगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दूरी सब क्या होगी? बराबर होगी, यानी कि 10 सेंटीमीटर होगी। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। यानी कि पैरेलल लाइन उसे कहते हैं, पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा दूरी क्या होगी? बराबर होती है।
अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये लाइन जो है इस लाइन से कितनी दूरी पर है 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो हर जगह इसकी दूरी क्या होगी, समान होगी, यानी कि 10 सेंटीमीटर ही होगी। तो वो लाइन हमेशा क्या कहलाएगी, पैरेलल लाइन, यानी कि समांतर रेखा कहलाती है। बस इतनी बात आपको समझ में आ गई। कह रहा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, तिर्यक क्या है आपका, इसको हम लोग एल मान रहे हैं, एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके बीच संबंध हम बताएंगे, ठीक है, सबको देखेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि तिर्यक रेखा होती क्या है। पहले हम जान लेते हैं तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है। देखिए आंसर हमने लिख दिया है यहाँ पे सब कुछ। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं इसके, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे इस रूल का यूज़ कैसे क्वेश्चन में होता है। देखिए आंसर आप, तिर्यक रेखा होती क्या है, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है। देखिए यहाँ से, तिर्यक रेखा या फिर ट्रांसवर्सल लाइन में उसको कहते हैं वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को, वह रेखा जो दो या दो से अधिक, मतलब कम से कम दो रेखा होनी चाहिए आपकी, और अधिक से अधिक आपकी 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इस तरीके से। तो कम से कम 2 होनी चाहिए आपकी रेखा, तभी अगर कोई दो पैरेलल लाइन को एक रेखा कोई काटी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन या फिर तिर्यक रेखा बोलेंगे उसको। लेकिन 2 रेखा से कम नहीं होनी चाहिए आपकी, मतलब अगर कोई लाइन इससे एक रेखा को काट रही है, कोई लाइन इसको काट रही है इस तरीके से, तो ये तिर्यक रेखा कभी नहीं होगी। ये क्या होगी, ये तिर्यक रेखा कभी नहीं होगी, क्योंकि एक ही लाइन है, बताओ। तो इसमें हम लोग एक लाइन और बढ़ा देंगे इस तरीके से, तब ये लाइन जो होगी इसको हम लोग क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे, तब कहलाएगी आपकी इस तरीके से लाइन। देखिए आंसर, जब वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मतलब जैसे इस पॉइंट पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक तिर्यक रेखा कहलाती है। यानी कि वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि उसको काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो रेखा में से क्या क्या कहलाती है आपकी, तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। अब आपको इसी तरीके समझ में आ गया। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ये हमारे पास एक पैरेलल लाइन क्या है, एम है, और दूसरी पैरेलल लाइन क्या है, दूसरी समांतर रेखा क्या है, एन है। मतलब 2 समांतर रेखाएं हमारे पास है, उसको एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। तो देखते हैं हम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं आपके, 8 एंगल बन रहे हैं। देखिए ध्यान से अच्छे समझिए आप इसको। अगर 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो वहाँ पे 8 प्रकार की एंगल यानी कि कोण का निर्माण होता है। देखिए यहाँ से हमने कहा था अगर आपको कोण बनाना हो तो 2 लाइन आपको चाहिए, तो कोण आपका बन जाएगा। देखिए यहाँ से आपको एक कोण तो आपका एक ये बन गया, तो इसको हम लोग क्या मान लिए, एंगल 1 मान लिए, ठीक है। एक कोण हमारा कोण जाके यहाँ बन गया, इसको हम लोग क्या मान लिए, एंगल 2। एक कोण हमारा यहाँ बन गया कितनी आपका, एंगल 3 आपका। ये कितना होगा, एंगल 4 आपका बन जाएगा। ये कितना होगा, एंगल 5, यानी कि कोण 5 हो जाएगा। देखिए 5 हो गया आपका, फिर क्या होगा 6, उसके बाद 7, उसके बाद क्या 8। आपको इसी तरीके से मानना, हमेशा याद करना है। एक यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 5 होगा आपका, 6, फिर 7, तब 8। तो ऐसे चलना आपको इस तरीके से, इस तरीके से आपको चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 एंगल बन गया। इन्हीं 8 एंगल के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होगा, यानी कि रिलेशन होगा। उस संबंध को हम जानते हैं कि किस तरीके से संबंध बनता है आपका। देखिए ध्यान से आप, पहला संबंध क्या बनेगा आपका, कि इसमें हम लोग निकालेंगे संगत कोण। क्या निकालेंगे हम लोग, संगत कोण, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं उसको हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग, क्या देखेंगे, संगत कोण इसमें क्या होगा आपका, ठीक है। देखेंगे संगत कोण क्या होगा, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। संगत कोण हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। हिंदी वाले क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे, और अंग्रेजी वाले क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। देखिए यहाँ से कैसे बनता है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर हम लोग इस लाइन को उठा के, मतलब यहाँ से इस लाइन को काट देते हैं, अगर इस लाइन को यहाँ से काट दें, इसको पूरा फिगर उठा के लाके इसी के ऊपर ऐसे रख दें, ठीक है। अगर इस पूरे फिगर को उठा के, मतलब लाइन एम को उठा के पूरा लाके इसको उठा के इस पे ऐसे रख दे एन वाले पे, तो जो एंगल जिसको दबाएगा वो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण कहलाएगा। तो जो एंगल जिसको दबाएगा वो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण कहलाएगा। अच्छे से आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। मतलब इस फिगर को उठा के लाके इस फिगर के ऊपर से रख देंगे, इस फिगर को उठा के लाके इस क्या करेंगे, इस फिगर के ऊपर से रख देंगे, तो जो एंगल जिसको दबाएगा, देखो यहाँ से, जो एंगल इसको दबा देगा इस तरीके से, वो क्या कहलाएगा, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण कहलाएगा। देखिए यहाँ से अगर हम लोग लाके इस फिगर को उस पर रखते हैं, तो एंगल 1 किसको दबाएगा, एंगल 5 को दबा देगा। एंगल 2 किसको दबाएगा, एंगल 6 को दबा देगा। और एंगल 4 किसको दबाएगा, एंगल 8 को दबा देगा। और एंगल 3 किसको दबाएगा, एंगल 7 को दबा देगा। एंगल मतलब कोण होता है, ठीक है, दबा देगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमेशा उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, यानी कि संगत कोण कहलाएगा। देखिए ध्यान से अब
अब आपको एक बात और जानिए, संगत कोण आपस में बराबर भी होते हैं। देखिए यहाँ से एंगल 1 किसको दबा रहा था, एंगल 5 को, तो एंगल 1 देखो यहाँ से ये क्या है आपका, एंगल 5 आपका आ गया। यानी कि एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 5, मतलब एंगल 1 का संगत कोण क्या आ जाएगा आपका, एंगल 5 आ जाएगा। और एंगल 2 का संगत कोण क्या आ जाएगा, एंगल 6। देखिए 2 का कितना आया था, 6 आया था आपका। एंगल 3 का संगत कोण क्या आ जाएगा आपका, एंगल 7 आएगा। एंगल 4 का संगत कोण आपका क्या आ जाएगा, एंगल 8 आएगा। ऐसे अगर पूछे एंगल 5 का संगत कोण क्या आएगा, तो क्या कहेंगे आप, एंगल 1 आएगा। मतलब इसका संगत कोण ये होगा, इसका संगत कोण ये होगा, तो इसका भी तो ये होगा, इसका भी ये होगा कि नहीं, इसका भी होगा। मतलब एंगल 1 का संगत कोण क्या हो जाएगा, एंगल 5। तो एंगल 5 का संगत कोण क्या हो जाएगा भैया, एंगल 1 हो जाएगा। मतलब एक दूसरे को उल्टे सीधे चलते रहते हैं इस तरीके से। एंगल 2 का संगत कोण क्या होगा, एंगल 6 होगा, तो एंगल 6 का संगत कोण क्या हो जाएगा, एंगल 2 होगा। एंगल 3 का संगत कोण क्या हो जाएगा, एंगल 7 होगा, तो एंगल 7 का संगत कोण क्या होगा, एंगल 3 आपका होगा। और एंगल 4 का संगत कोण क्या हो जाएगा, एंगल 8 होगा। तो इस प्रकार एंगल 8 का संगत कोण आपका क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। और एक बात और जानना है आपको, संगत कोण आपस में बराबर भी होते हैं। संगत कोण आपस में बराबर भी होते हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। देखिए यहाँ से एंगल 1 का संगत कोण क्या था, 5 था, तो एंगल 1 बराबर क्या होगा, हमेशा एंगल 5 होगा। वैसे एंगल 2 बराबर क्या था होगा आपका, एंगल 6 होगा। एंगल 3 बराबर क्या होगा, एंगल आपका 7 होगा। और एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आपका 8 होगा। यानी कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस फिगर में आप ये भी जानेंगे कि संगत कोण कौन कौन से एंगल होते हैं, और ये भी जानेंगे आप साथ साथ कि संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। तो संगत कोण के बारे में आप अच्छी तरीके से जान गए, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपको अब कभी नहीं भूलेगा। हमने बताया था अगर इस फिगर को उठा के लाकर इस पर रख देंगे, तो जो एंगल जिसको दबाएगा, जो कोण जिसको दबाएगा, वही उसका संगत कोण कहलाएगा। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अच्छी तरीके से ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कौन से एंगल बनते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ से अब हमारा हम जानते हैं कि इसमें इस फिगर में बाह्य कोण क्या होता है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, और अंतःकोण क्या होता है, यानी कि इंटीरियर एंगल क्या होता है। देखिए यहाँ से बाह्य कोण मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, और अंतःकोण मतलब क्या होता है, इंटीरियर एंगल होता है आपका। क्या होता है, इंटीरियर एंगल। तो समझते हैं अंतःकोण और बाह्य कोण होता क्या है, इसमें फिगर समझते हैं। अगर आपसे कहे कि बाह्य कोण इसमें क्या है, तो बाह्य कोण समांतर रेखा के बाहर जो भी कोण बन रहे होंगे, समांतर रेखा के बाहर जो कोण बन रहे होंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछिए इसमें बाह्य कोण कौन सा है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, समांतर रेखा बाहर ये बन रहा है, तो एंगल 1 और 2, एंगल 7 और 8 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि बाह्य कोण है। जो समांतर रेखाओं के बाहर बन रहा होगा कोण, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं, यानी कि एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो एंगल 1 और 2 और 7 और 8 क्या है, बाह्य कोण है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल है। देखो ध्यान से बाह्य कोण कौन से हैं, एंगल 1 2 और 7 8 क्या है, बाह्य कोण है। हमने कहा था, हम आपको बता रहे हैं इसमें कि जो समांतर रेखाओं के अंदर में बन रहे होंगे, जो समांतर रेखाओं के अंदर में बन रहे होंगे, तो अंदर वाले क्या होते हैं, हमेशा अंतःकोण कहलाते हैं, यानी कि इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। जैसे अगर पूछे आपसे 3 4 6 और 5 क्या है, अंतःकोण आपस में आपके हैं, क्या है, अंतःकोण है, यानी कि इंटीरियर एंगल है। यानी कि अंतःकोण कहाँ बनते हैं, समांतर रेखाओं के अंदर में, और बाह्य कोण कहाँ बनते हैं, समांतर रेखाओं के बाहर में। तो अंतःकोण कहाँ बन रहा है आपका, समांतर रेखाओं के अंदर में। तो अगर आपसे पूछे अंतःकोण कौन कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, 3 4। देखिए यहाँ से अंतःकोण कौन कौन सा कहलाएगा आपका, 3 एंगल और 4 एंगल आपका, और एंगल 5 और 6, यानी कि 3 4 5 6, 3 4 5 6 क्या होगा, अंतःकोण कहलाएगा आपका। तो अंतःकोण बाह्य कोण अच्छी तरीके से आप जान गए। अब हम समझते हैं कि एकांतर बाह्य कोण क्या होता है, और एकांतर अंतःकोण क्या होता है। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोले आपसे एकांतर बाह्य कोण की अंग्रेजी क्या होगी, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा इसका अंग्रेजी, ठीक है। एकांतर बाह्य कोण मतलब क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आप समझते हैं इसमें क्या शब्द लग गया, एकांतर मतलब बाह्य कोण तो आप जान ही गए थे, अंतःकोण तो आप जान ही गए थे, लेकिन इसमें क्या शब्द लग गया, एकांतर। एकांतर मतलब होता है अल्टरनेट, यानी कि एक का अंतर। जैसे अगर पूछिए इसमें कौन से, जब भी कहेगा एकांतर बाह्य कोण, तो आपको क्या करना है, सिर्फ बाह्य कोण के बारे में सोचना है। क्या सोचना है आपको, सिर्फ बाहरी कोण के बारे में सोचना है, और उसमें क्या क्या लगाना है, एकांतर लगा देना है। अगर हम पूछें आपसे कि एकांतर बाह्य कोण
कौन कौन से होंगे इसमें? तो क्या होगा, एंगल 1 और क्या होगा 7। मतलब अगर एंगल 1 लिए हो तो एंगल 8 नहीं लेना है आपको, 1 का अंतर कर देना है, मतलब 1 को छोड़ देना है। एक अंतर मतलब होगा कि 1 के बाद 1 छोड़ दीजिए आप, मतलब ऐसे आपका ये नंबर अगर आता है तो आपका इस दूसरे नंबर पे क्या आएगा, ये आएगा, लेकिन इसको आपको छोड़ना है, इस नंबर पे आ जाना है आपको, मतलब 1 का अंतर कर देना है आपको। ठीक है, यहाँ से जाने में 1 का अंतर करके आपको यहाँ पहुँच जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप थे तो 1 का अंतर कर दिए, मतलब इसको छोड़ दिए, फिर यहाँ पे पहुँच जाइए। वैसे प्रकार अगर पूछे आपसे एंगल 1 का एकांतर बाह्य कोण क्या होगा आपका? बाह्य कोण मतलब क्या होगा, सिर्फ बाहर बार वाले लेंगे, मतलब बाह्य कोण मतलब 1 और 2 और 7 और 8 के बारे में सोचेंगे, क्योंकि बाह्य लगा इसमें, इसमें क्या लगा दिए हम लोग, एकांतर लगा दिए। तो एकांतर बाह्य कोण मतलब क्या हुआ कि अगर पूछे 1 का एकांतर बाह्य कोण क्या होगा आपको, तो क्या कहेंगे आप, 7 होगा। मतलब 8 को नहीं लेना है, एकांतर बाह्य कोण क्या हो जाएगा आपका, 1 का 7 हो जाएगा। ऐसा 2 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर पूछे हम आपसे कि एकांतर बाह्य कोण कौन कौन से इसमें है, तो एंगल 1 और 7, एंगल 1 और 7, उसके बाद और तथा एंगल 2 और 8, एंगल 2 और 8 परस्पर एक दूसरे के एकांतर बाह्य कोण है। क्या है, परस्पर एक दूसरे के एकांतर बाह्य कोण है, यानी कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तथा ये आपस में क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। अगर आपसे पूछे कि एंगल 1 का एकांतर बाह्य कोण क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, एंगल 7। एंगल 1 का एकांतर बाह्य कोण क्या हो जाएगा, एंगल 7। अगर पूछे एंगल 7 का एकांतर बाह्य कोण यानी कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा आपका, तो क्या कहेंगे, 1 होगा। मतलब 1 का 7 होगा तो 7 का क्या हो जाएगा, 1 होगा। एक दूसरे की क्या होते हैं, हमेशा उल्टे होते हैं। ठीक है, एंगल 2 का एकांतर बाह्य कोण क्या होगा, 8 होगा, तो एंगल 8 का एकांतर बाह्य कोण क्या हो जाएगा, एंगल 2 होगा। तो इस तरीके से आपका आ गया। और हमने बताया था कि एकांतर बाह्य कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। तो एंगल 1 बराबर किसके आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 8 आ जाएगा। यानी कि अगर एंगल आपको ये पूछेगा कि एंगल 1 बराबर क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है आपका, तो पूछेगा एंगल 7 कितना हो जाएगा, तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन में, सिर्फ आप लोग अभी इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, मतलब रूल जानिए बस सिर्फ अभी। अब समझते हैं हम लोग एकांतर अंतःकोण। क्या समझते हैं, एकांतर अंतःकोण। जब भी हम कहें अंतःकोण तो आपको क्या समझना है, पैरेलल यानी कि समांतर रेखाओं के अंदर वाले कोण को जानना है सिर्फ। अगर हम कह दें एकांतर अंतःकोण तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ कहाँ घूमना है, समझना है कि आपको कि अंतर अंदर वाले कोण की बात कर रहे हैं। अंतर मतलब क्या होता है, समांतर रेखाओं के अंदर में जो कोण बन रहा है सर, उसकी बात कर रहे हैं। देखा ऐसे, अंतर मतलब क्या हो गया, समांतर रेखाओं के अंदर वाले कोण की बात। उसमें क्या लगा दिया हम लोग, एकांतर लगा दिया। तो एकांतर अंतःकोण कौन कौन से होकर पहले में समझते हैं। एकांतर अंतःकोण का क्या होती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपकी होती है। एकांतर अंतःकोण या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपकी हो जाती है। देखिए ध्यान से आप, कौन कौन से कोण एकांतर अंतःकोण आपके होंगे। तो हमने कहा था अगर एंगल 3 का पूछे एकांतर अंतःकोण क्या हो जाएगा, अंतर मतलब होगा अंतर वाले शेप को लेना है। तो अगर एंगल 3 का पूछे एकांतर अंतःकोण क्या हो जाएगा, तो 6 नहीं होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, एक को छोड़ देना हम, एकांतर मतलब होता है कि एक को छोड़कर काम करना अपना। ठीक है, तो एंगल 3 का एकांतर अंतःकोण क्या हो जाएगा आपका, एंगल 5 हो जाएगा। एंगल 4 का क्या हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण 6 हो जाएगा। मतलब 3 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये आपस में बराबर ही होते हैं। हमने लिख दिया है कि एंगल 3 और 5, एंगल 3 और 5 तथा एंगल 4 और 6, एंगल 4 और 6 परस्पर एक दूसरे के एकांतर अंतःकोण हैं। क्या है, परस्पर एक दूसरे के एकांतर अंतःकोण हैं तथा ये आपस में बराबर भी होंगे। ठीक है, तथा ये आपस में क्या होंगे, बराबर भी होंगे, इक्वल भी होंगे। जैसे अगर पूछे आपको एंगल 3 का एकांतर अंतःकोण क्या है, 5 है, फिर पूछे आपसे एंगल 5 का एकांतर अंतःकोण क्या है, एंगल 3 है, मतलब ये इसका एकांतर अंतःकोण है, ये इसका क्या है, एकांतर अंतःकोण है। अगर पूछे एंगल 4 का एकांतर अंतःकोण क्या है, 6 है, फिर पूछे आपसे एंगल 6 का एकांतर अंतःकोण क्या है आपका, तो 4 हो जाएगा। और क्या होता है, ये आपस में बराबर भी होते हैं। तो एंगल 3 बराबर किसके होगा, 5 के होगा, एंगल 4 बराबर किसके होगा, एंगल 6 होगा। यानी कि एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप इस फिगर में जानेंगे कि एकांतर अंतःकोण क्या होता है, कैसे बनता है, एकांतर बाह्य कोण कहाँ बनता है, संगत कोण कहाँ बनता है। तो इतनी बात इस फिगर से आप लोग जान गए, मतलब 8 एंगल के बारे में सब कुछ आप जान गए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछेगा क्वेश्चन में ये एंगल कितना है, पूछेगा ये कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, पूछेगा एंगल 6 कितना होगा, पूछेगा आपसे एंगल 6 कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 6 निकाल नहीं पाएंगे पहली बात तो पहले आप क्या निकालेंगे, इसको निकालेंगे, एंगल 4 को निकाल लेंगे पहली बात तो एंगल 4 ये कितना बना है, कोई सीधी रेखा बन नहीं पहली बात। तो सीधी रेखा कितना बनता है आपको, 180 अंश बनता है आपको। ठीक है, तो 60 डिग्री आपका घटा लेंगे 180 में से पहली बात तो कितना आ जाएगा आपका, 120 आ जाएगा। मतलब ये एंगल 4 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो एंगल 6 कितना आएगा आपका,
ये दोनों बराबर होते हैं आपस में। तो एंगल 4 अगर 120 है तो एंगल 6 भी क्या होगा, 120 होगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, मतलब एकांतर अंतःकोण से। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इस चीज़ को, अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, फालतू काम नहीं करेंगे इसमें हम। तो अच्छी तरीके से आपको ये रूल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। अब एक बात और जानना है आपको, एक सरल रेखा पर बनने वाले एक सरल रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। क्या होता है, सभी कोणों का योग 180 होता था। हमने बताया था अगर कोई सरल रेखा बन रही है इस तरीके से, क्या बनी, कोई सरल रेखा इस तरीके से बन रही है, तो ऐसे जो कोण बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, इस पे कोण कितना बनता है आपका, 180 बनता है। मतलब ये कोण प्लस ये कोण कितना होता है हमेशा, 180 अंश होता है। अगर ये x है तो ये कितना y है, तो x प्लस वाई वैल्यू कितनी होगी हमेशा, 180 अंश होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर किसी बिंदु पर तमाम कोण बन रहे हैं, ऐसे एंगल 1 बन गया, 2, 3, 4, जितने भी कोण बन रहे होंगे, लेकिन बनेगा तो 180 है आपका ना। तो जितने भी कोण बन रहे हैं, चाहे 5 लाइन से, चाहे 10 लाइन से, 20 लाइन से, सभी कोणों का योग कितना होगा हमेशा, 180 अंश होगा। क्योंकि पूरा हमेशा एक लाइन पर कितना बनता है, 180 अंश का कोण बनता है आपका। तो कितनी भी लाइन खींच दें, तो हमने कितना लाइन खींचा, 1 लाइन, 2, यानी कि इसकी वैल्यू कितना है, θ1, मतलब θ1 कोण बन गया आपका, θ1, फिर θ2, फिर θ3, फिर θ4, θ5, θ6, θ7, फिर θ क्या 8 हो जाएगा। सभी का अगर हम लोग सम करेंगे तो कितना हमेशा आएगा, 180 आएगा। यानी कि एक सरल रेखा पर बनने वाले सभी कोण, जितना कोण बन रहे होंगे, सभी का योग कितना होगा, हमेशा कितना होगा, 180 अंश होगा। यानी कि अगर इसमें 5 लाइन खींच के हम लोग इसमें मिला देते हैं तो 5 कोण आपका बनेगा, तो पाँचों कोणों का योग कितना होगा, हमेशा 180 अंश होगा। अगर 10 लाइन खींचो, 10 कोण बन रहा होगा, तो 10 के हमेशा क्या होगा, 180 अंश होगा। यानी कि समांतर रेखा पर जितने भी कोण आप बनाएंगे, सबका योग हमेशा क्या होगा, 180 अंश होता है। क्योंकि आपको पता है एक सीधी रेखा पर हमेशा कितना बनता है, 180 अंश का कोण ही बनता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से तक समझ में आएगी, और आप लोग इस वीडियो को बहुत शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को आप भेजेंगे, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे इस चीज़ को, इसको जानने के बाद। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगी। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग चैनल को जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप हर परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर ले जाए जाके। और ये वीडियो जो होगा हर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और छोटे क्लास के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 20 बार मैं आपको नहीं बताऊंगा इस चीज़ को। हर कम्पिटेटिव, ये मत पूछे सारी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं पर के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, सब कुछ नहीं बताएंगे, बार बार बता दिए। हर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये ज्योमेट्री। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी, और आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।